11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, सेमेस्टर एग्जाम नज़दीक है। बहुत टेंशन आ रहा है, बहुत डर भी लग रहा भाई सर। 10th से जब मैं आया था और 10th में आने के बाद मैंने सोचा था ना कि इस बार ही फोड़ देंगे, पर कुछ दिनों में तो मुझे 11th की थोड़ी हवा लग गई। और हवा लगने के बाद मैंने सोचा थोड़ा और आगे करेंगे। फिर जब थोड़ा और आगे करना स्टार्ट करें तो बहुत सारे सब्जेक्ट कुछ समझ ही नहीं आ रहे थे, और जब बहुत सारे सब्जेक्ट कुछ समझ में नहीं आ रहे थे तो उससे दूरियां बन गई। और अब ऐसा लगता है कि मैं पहले जैसा नहीं रहा गाइस। समझ में ये फील आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 10th में आपने जितना स्कोर किया था या जितनी स्टडी की थी उतना 11th में कर रहे हो? अगर आपके अंदर वो जिगर है लोगों को सामने बयां करने का तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के मुझे बताना कि हाँ सर, बिल्कुल। देखो गाइस, अपनी गलतियों को मैंने बार बार, मुझे फॉलो करने वाले, राहुल सर को फॉलो करने वाले बच्चों को हम ओनली रैंक में ही अप करना नहीं जानते, हम उनको यहां से और यहां से दोनों जगह से अप करना चाहते हैं। इसीलिए गाइस, अगर आप गलती कर रहे हो तो आपको फीलिंग भी होना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करने में हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है गलती, गलती एक्सेप्ट करो और उसको सुधारने का ट्राई करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गलती करते भी है, बट उनके सामने बोलोगे तो कभी एक्सेप्ट नहीं करते। बट गाइस, मैं बोलूंगा मुझे फॉलो करने वाले एक भी स्टूडेंट ऐसे नहीं होने चाहिए। आपका जो सच है उसको मानो और उसको मान के उसको सही करने का ट्राई करो। देखो एक दिन आप जरूर बदले जाओगे। देखो गलतियां सब करते हैं, गलतियां सबसे होता है। अगर इंसान है तो इंसान से गलती वही होती, वो करता ही है। बट अगर इंसान बार बार गलती करे तो उसको मूर्ख कहा जाता है, तब उसको गधा कहा जाता है कि भाई ये बार बार गलती कर रहा है। तो इसके और जानवर में कोई फर्क नहीं है। इंसान वो होता है जो गलतियों करके एक्सेप्ट करके फिर इसके बाद उसको चेंज करने का ट्राई करे। तो मैं चाहूंगा मुझे फॉलो करने वाले हर बच्चा, अगर आप दूसरे ट्रैक पे जा चुके हो तो प्लीज अपने ट्रैक पे वापस आ जाओ। याद करो वो चीजों को जो आपने 10th के रिजल्ट के बाद अपने दिमाग में रखा था कि 12th में जाने के बाद मुझे ये करना है, ये फोड़ना है और ये करके दिखाना है। कहां गया वो सब चीजें? और उन चीजों को वापस जगाओ और मेरे दोस्तों वापस रिटर्न आ जाओ। अभी भी कुछ गया नहीं है। थोड़ा फोकस कर लोगे, हो सकता है इस सेमेस्टर के अंदर थोड़े मार्क्स कम आए, बट आप वापस ट्रैक पे लास्ट तक पहुंच चुके रहोगे और इसका 12th के अंदर आपका बहुत अच्छा असर पड़ेगा और वहां रिजल्ट आपका डाउन बिल्कुल नहीं होगा गाइस। नहीं तो अगले साल आप यही आके लिखोगे कि सर 11th स्टैंडर्ड मेरा बर्बाद हो गया। और मैं ये चाहता हूं इस बार देखो आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेवल का हार्ड वर्क किया जा रहा है, जबकि ऑलरेडी हमारा सिलेबस पहले से 11 12 सबका खत्म है, बट आप लोगों की मांग पे फिर से हमने 11 का सिलेबस अपलोड करना इस चैनल पे भी स्टार्ट किया है। समझ में आया? तो आप लोगों के लिए हम नेक्स्ट लेवल का कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी नेक्स्ट लेवल का करो कि अपने हर स्टूडेंट का लेवल बहुत अच्छी तरीके से निकले। सो गाइज, नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपना प्यार एंड सपोर्ट कमेंट एंड लाइक के थ्रू जरूर देना, क्योंकि आपका रिएक्शन हमारे एक्शन के लिए बहुत मैटर करता है गाइज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सेमेस्टर एग्जाम में सबसे पहले आपको ये एनालाइज करना है, सबसे पहले बुक निकाल लो, वीडियो को पॉज करो और जो चीजें मैं बोलूंगा पहले सुन लो, फिर वीडियो को पॉज करो, वो चीजें पहले अभी के अभी कर लो, अभी के अभी मेरे साथ ही ये करके खत्म करो। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको निकालो। निकालने के बाद आप देखो कि आपके अकॉर्डिंग, और अगर आपके स्कूल के अंदर, जैसे मैं बताना चाहूंगा कि अभी जहां मैं बोईसर में रहता हूं वहां हर कॉलेजेस के अंदर अलग अलग, कहीं स्टार्टिंग के 4 चैप्टर आ रहे हैं तो कहीं एंडिंग के 4 चैप्टर आ रहे हैं, कहीं यहाँ के 3 चैप्टर आ रहे हैं तो कहीं यहाँ के 3 चैप्टर आ रहे हैं। मैं बोलना चाहूंगा हमारे ऑफलाइन क्लास के अंदर हमने हर बच्चों का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके दिया है, क्योंकि इतने साल हमें पढ़ाते हुए हो गया तो हमें पता ही था, हमें पता रहता है कि 11th में होता ही है। तो हम अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को ऑलरेडी पूरी तरह से तैयार करके रखते हैं। मैं बताना चाहूंगा फिजिक्स 1 के इवन 7 चैप्टर भी आ रहे हैं, 7 के 7, फिजिक्स 2 का कुछ नहीं आ रहा है, कुछ कॉलेजेस के अंदर ऐसा भी हमारे यहाँ आ रहा है। तो उस तरह से ऑफलाइन में हमने उस तरह से भी तैयारी करके रखी है गाइस। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले बुक निकालो, बुक निकाल के उसके अंदर ये देखो सिंपल, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट आपके अकॉर्डिंग कौन सा है। अगर आपके कॉलेज के अंदर स्टार्टिंग के 4 चैप्टर आ रहे हैं, 5 चैप्टर आ रहे हैं, तो आपको सबसे सिंपल कौन सा लग रहा है, सबसे डिफिकल्ट कौन सा लग रहा है, और थोड़ा ट्राई आप किसके ऊपर कर सकते हो जो आपको मॉडरेट लग रहा है, ये फटाफट टिक करो। चलो फटाफट टिक करो। चलो आपने टिक कर लिया। टिक करने के बाद गाइस आप सभी को सबसे पहले सिंपल और मॉडरेट, सिंपल और मॉडरेट इन चैप्टर पे आपको ध्यान देना चाहिए। अगर इन चैप्टर पे आपने ध्यान दे दिया तो गाइस आपको क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। अगर मान लो आपके यहाँ फिजिक्स 1 का 4 चैप्टर आ रहा है, मैथ के 5 चैप्टर आ रहे हैं, तो जो आपने किया उसमें से हो सकता है 2 चैप्टर आपने कर लिए, 2 चैप्टर कर लिए तो मान लो आप पासिंग के आगे पहुंच चुके हो।
आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस बूस्ट होने के बाद मैं ये भी बताऊंगा कैसे वो चैप्टर करने, कि हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने स्टार्ट भी नहीं किया होगा, तो कैसे करना वो भी बताऊंगा। तो आप सिंपल और मॉडरेट मॉडरेट आपने कर लिया, और ऐसा एक का नहीं करने का, हर सब्जेक्ट का ऐसा ही कर लेने का, सिंपल मॉडरेट सिंपल मॉडरेट सिंपल मॉडरेट करके जितने चैप्टर आ रहे हैं पहले वो खत्म करो। पूरा खत्म करने के चक्कर में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 11th में अगर आपने स्टार्टिंग में गलती की है तो उसको सुधारने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए हम स्टेप वाइज जाएंगे। तो आपको ऐसे करना है। इसके बाद गाइस आप देखो कि अभी भी आपके कितने नंबर ऑफ चैप्टर बच रहे हैं। नंबर ऑफ चैप्टर सिंपल और मॉडरेट करने के नंबर ऑफ चैप्टर कितने बच रहे हैं? क्या आपके मतलब 50% चैप्टर और बच रहे हैं, कि आपके 20% बच रहे हैं, या 30% बच? अगर 20-30% बच रहे हैं तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसके बस आपको क्या करना है, 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स, और अगर डायग्राम्स उसके अंदर है तो डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना, जैसे बायो के अंदर। तो अगर आप 60-70% कर ले रहे हो तो भाई आप बहुत अच्छे हो, अपना कॉन्फिडेंट अप कर लो, आप बहुत अच्छा। 50% भी कर ले रहे हो तो भी भाई आप 12th में बहुत फोड़ दोगे, समझ में? तो अपने आप को लो मत। अगर आप 20% अभी किए हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा जागो और उसको एटलीस्ट 50-60% तक लेके आओ, देखो फोड़ के आ जाओगे। अब गाइस मैं बताना चाहूंगा कि आपको क्या करना है, कि एक प्रॉपर तरीके से एक पेज पे एक नोट बनाना है, कि आपने पहले चैप्टर के अंदर कितने क्वेश्चंस कर लिए, सेकेंड चैप्टर के अंदर कितने कर लिए, थर्ड चैप्टर के अंदर कर लिए। और वो क्वेश्चंस आप अगर अपने कॉलेज के अंदर जाएंगे तो वहां लाइब्रेरी के अंदर पिछले 3 साल का पेपर मिलेगा, वो पेपर लेके आओ और वो पेपर से चेक करो कि आपने जो किया हुआ है उसमें वो क्वेश्चन कितने बार, मतलब वो क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ है। और मैं बताना चाहूंगा, देखो 11th स्टैंडर्ड के अंदर बहुत सारे जगह कॉलेजेस के अंदर ही पेपर बनता है, डिजाइन किया जाता है। तो ऑलरेडी जब पेपर टीचर पढ़ाते रहते हैं तो ऑलरेडी अपने को इंपॉर्टेंट बताते रहते हैं। पर मैंने एक चीज बच्चों को हमेशा बोला है कि चलो एग्जाम के टाइम टीचर के इंपॉर्टेंट को सुन लिया करो, बट आप सिलेबस जब कंप्लीट कर रहे हो, आपने जिसने मेरा स्टार्टिंग रोड मैप वाला वीडियो 11th स्टैंडर्ड का देखा होगा, उसमें मैंने बताया था कि 11th में सबसे बड़ा मिस्टेक होता है कि कॉलेजेस के अंदर टीचर्स का, क्योंकि 11th पे उतना फोकस नहीं किया जाता, तो टीचर्स बस कुछ कुछ पार्ट उसमें पढ़ाते हैं और वही पार्ट बोल देते ये एग्जाम में आएगा, और बच्चे भी खुश, बस यही आएगा यही पढ़ के जाऊंगा। तो मैंने बच्चों को बोला है कि जब सिलेबस आप कंप्लीट कर रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो, कॉलेजेस के साथ रेगुलर टाइम चल रहा है, तो उसमें हर टॉपिक को कवर करने का ट्राई करो, हर चीज को समझने का ट्राई करो किससे रिलेटेड है, क्योंकि इस आगे वो अभी आप सभी का है। ये नहीं कि आप 9th में नहीं किए थे तो भी 10th में कर लिए, हाँ ऐसा नहीं है गाइस। 11th का कनेक्शन पूरा 12th के साथ, 11th का कनेक्शन सीईटी के साथ, जेई के साथ, नीट के साथ पूरी तरीके से है गाइस। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। हाँ बट अब एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, तो एग्जाम में अगर टीचर ने इंपॉर्टेंट दिया है तो भाई हम इतने भी ज्यादा शरीफ इंसान नहीं है, तो वो भी करने का। मैंने साम दाम दंड भेद एग्जाम फोड़ना है, समझ रहा है? अपनी तैयारी नॉलेज वाइज भी होनी चाहिए और अपनी तैयारी मार्क्स वाइज भी होनी चाहिए। इसीलिए आपको क्या करना है, एक नोट बनाना है जिसके अंदर आपको टीचर ने जितने इंपॉर्टेंट दिए वो सभी इंपॉर्टेंट कंप्लीट हुआ है। टीचर ने बोला होगा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो इंपॉर्टेंट आपने किया। अगर आप बोलोगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम भी 11 जैसे भी 12th का चल रहा है, 10th का चल रहा है, 9th का चल रहा है, अगर 11th वाले स्टैंडर्ड वाले बच्चों को चाहिए तो मैं इनके भी लेके आ जाऊंगा। देखो सिलेबस मैंने किस लेवल पे 15 to 20 मिनट्स वाला भी सीरीज मैंने चालू किया आप लोगों के लिए, जिसमें मैं इस तरह से खत्म कर रहा हूँ। हर चीजें तो करवाई जा रही है गाइस। अब इसके बाद अगर आपकी जीरो स्टडी हुई है, कुछ नहीं हुआ है, तो मैं बोलना चाहूंगा हर चैप्टर के 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, ये आपको करना चाहिए। और सबसे पहले कुछ भी नहीं हो रहा तो एटलीस्ट 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन कर लेना चाहिए, क्योंकि कल या परसों में पेपर पैटर्न का वीडियो भी बनाऊंगा, जिसमें आप सभी अगर प्रॉपर तरीके से देखोगे तो 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। इसीलिए आपको, अगर आपको कुछ भी नहीं हुआ है तो 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन करने चाहिए। अब आप में से बहुत सारे बच्चे जैसे 10th में न्यूमेरिकल से दूर भागते थे, न्यूमेरिकल को टच ही नहीं करते थे, और 10th में अगर हम न्यूमेरिकल नहीं करते तो भी अपनी बल्ले बल्ले हो जाती थी। बट गाइस 11th में ये गलती बिल्कुल मत करना। हो सकता है 11th थोड़ा बच के निकल भी जाओ, पर 12th में बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। इसीलिए बोल रहा हूं थोड़ा हैबिट डालना। 11th के अंदर जो सबसे सिंपल न्यूमेरिकल है, जैसे एरर वाला जो न्यूमेरिकल है, ओके आपने किया, फिर मैथमेटिकल मेथड के अंदर इतने प्यार से मैंने इस चैनल पे भी मैंने डाला हुआ है, अराउंड 20 से 25 मिनट के अंदर पूरे के पूरे न्यूमेरिकल मैंने करवाया है। तो भाई जाके देखो, 3rd चैप्टर का मोशन इन प्लेन का करवाया है भाई, 4th चैप्टर का भी न्यूमेरिकल 1-2 दिनों के अंदर मैं बना के दे रहा हूँ। ग्रेविटेशन, फिर इसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टी और मैकेनिकल प्रॉपर्टी सबका, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी करवाई है। वो गिरी ट्यूटोरियल पे है वो न्यूमेरिकल, 6 महीने पहले भी करवाया था, तो आप वो जाके देखो। ग्रेविटेशन का लॉग टेबल के साथ करवाया है। तो आपको जो सिंपल लग रहा है एटलीस्ट छोड़ो मत, जो न्यूमेरिकल सिंपल लग रहा है वो न्यूमेरिकल करो। देखो एग्जाम में आपको सिंपल न्यूमेरिकल ही आएंगे, कोई बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं आते। जनरली जो न्यूमेरिकल होते हैं, देखो एमसीक्यू में 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल आ सकते हैं,
2 मार्क्स से न्यूमेरिकल 3, एटलीस्ट कम से कम 2 मार्क्स वाले मतलब छोटे न्यूमेरिकल जो करो, जो मैंने करवाया कम से कम उस पर फोकस कर लो, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। आपको गाइस अभी 11th स्टैंडर्ड वाइज पेपर की प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आप लोग की मांग होगी तो मैं अपने ऐप पे आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर प्रैक्टिस मतलब पेपर 2-3 पेपर लगा दूंगा जिससे आप पेपर प्रैक्टिस कर पाओगे। तो अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, तो मैं आगे आने वाले 1-2 दिनों के अंदर उसको फुलफिल कर दूंगा। ओके गाइस, अब देखो बहुत सारे बच्चों को किसी को फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है, किसी को केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगता है, किसी को मैथ डिफिकल्ट लगता है, किसी को बायो, और किसी को पूरा का पूरा साइंस ही डिफिकल्ट लगता है। तो भाई कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपको क्या डिफिकल्ट लगता है। अगर आपको जो डिफिकल्ट लगता है, मैं बोल रहा हूं कि उससे दूरियां मत बनाओ गाइस। एक बच्चे ने जब मैंने बोला था कि अगर आपने शादी कर ली है तो आपको इससे रिश्ता बनाना ही पड़ेगा और निभाना ही पड़ेगा, बोला नहीं सर मैं इससे शादी नहीं करना चाहता, रिश्ता भी नहीं निभाना पड़ता। तो मैंने उसके आगे की भी लाइन बोला था ना, अगर निभाओगे नहीं तो आपको चुकाना पड़ेगा 50% मार्क्स के दम पे, और कभी कभार तो 100% भी। तो गाइस ये बोल के बहुत बड़ा आप जोक नहीं मार ले रहे हो, वो अपनी लाइफ के साथ खुद जोक कर रहे हो, ये आप भी जानते हो और मैं तो जानता ही हो गाइस। और पेरेंट्स ने तो बहुत उम्मीदों से आपको साइंस के अंदर डाला हो, या तो खुद आप साइंस में आए हो, और साइंस में आए हो तो साइंस बहुत लोगों को तो बिना मतलब बहुत लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, जबकि गाइस बाकी स्ट्रीम से कंपैरिजन करें ना तो इसमें सब लिमिटेशन होता है। अगर लॉ है तो लॉ उतना ही लिखना है, कुछ एक्स्ट्रा फेंकने की जरूरत नहीं है गाइस। तो इसलिए बोल रहा हूं अगर आ गए हो, अगर जो भी डिफिकल्ट आपको लग रहा है, अगर मैथ डिफिकल्ट लग रहा है तो मैथ को एक्स्ट्रा टाइम दो, एक्स्ट्रा सम प्रैक्टिस करो। बायो डिफिकल्ट, बायो तो भाई मैं बोल रहा हूँ डायग्राम पे ओनली फोकस करो, उसको स्टोरी की तरफ उसके कॉन्सेप्ट को समझो, अपने से ऑनलाइन में अपने अपने ओवन वर्ड्स में उसको लिख सकते हो गाइस। फिजिक्स के डेरिवेशन को समझो, सर ने स्टोरी के फॉर्मूला, इन सभी को ना वन शॉट, अपने चैनल पे वन शॉट भी है, वन शॉट है, वन शॉट में फटाफट देख के खत्म करो। एक दिन के अंदर फिजिक्स खत्म कर दोगे, केमिस्ट्री भी खत्म कर दोगे, और ज्यादा हार्डली कितने ही चैप्टर आएंगे गाइस, कितने ही चैप्टर आ रहे हैं। तो एटलीस्ट मैंने बोला 50% का तो टारगेट रखो। अगर ये टारगेट रखोगे तो सेमेस्टर एग्जाम में फोड़ दोगे। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप एटलीस्ट हार्ड वर्क तो करना स्टार्ट करो, अपने आप को वापस ट्रैक पे भी लाओ, हो सकता है सेमेस्टर एग्जाम में थोड़े आपके मार्क्स कम हो जाए, पर नेक्स्ट सेमेस्टर तक आप वापस जाग चुके रहोगे और वापस आ चुके रहोगे जहां मैं आपको बुला रहा हूँ, जिस जगह पे वापस बुला रहा हूँ जहां भूल चुके हो गाइस। समझ में आ रहा है? तो आपके दोस्त आपके लिए सलाह दे रहे हैं, मुझे लगता है आप इसको जरूर मानोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।